हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कंपनी को लेकर, और कुछ वीडियोस जो है वो नेगेटिव भी बता रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर टारगेट को लेकर। मैं आपके सामने 3 टाइम फ्रेम की एनालिसिस करना चाहूँगा, मंथली, वीकली और डेली, क्योंकि ये जो 3 टाइम फ्रेम की एनालिसिस है ना, ये मुझे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी ट्रेंड बता देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने जो डेली चार्ट लगाई है, आरएसआई की लेवल जो निकल कर आ रही है वो 50 की है, जो अभी ना स्ट्रॉन्ग बुलिश है ना बियरिश है। बट अगर एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर बनती हुई दिखाई दे रही है, और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे डेली चार्ट पे तो आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं वीकली चार्ट पे बात करूँ तो आप देखिए वीकली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 55 की है, और 55 की लेवल अगर है तो मैं इसे बुलिश समझूंगा। लेकिन अगर एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो एक बियरिश क्रॉसओवर बनी हुई है, और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ भी देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी एक बियरिश है। अभी तक में आपको डेली बुलिश मिला, वीकली जो है वो बियरिश है। अब चलते हैं मंथली चार्ट की तरफ। तो मंथली चार्ट पे आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 65 की है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो वीकनेस दिखाई देती है कैंडलस्टिक पैटर्न में, बट मोमेंटम अभी भी बुलिश है। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, अभी भी मार्केट बुलिश चल रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपके सामने 3 टाइम फ्रेम को चेक किया। मंथली के लेवल पे बुलिश है, वीकली पे बियरिश है, डेली पे बुलिश है। ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश है, बट मैं नहीं बोलूँगा अभी आपको एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न अभी भी बियरिश बता रही है। तो ऑन दी स्पॉट अभी एंट्री मत लीजिए, आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। बट अगर किसी को लो लेवल पे बाय करना है तो ये सबसे अच्छी लेवल है अभी की जो लेवल है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी। और ये जो कैंडल्स थी ये उस वीक की कैंडल्स थी जब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने अपनी क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस किया था, और आप सबने देखा होगा कंपनी ने क्वार्टर के रिजल्ट पे बहुत ही अच्छी रिजल्ट दिखाई थी। और स्टॉक मार्केट में आपको तो पता है, इन्वेस्टर्स रिटेल को फंसाने का काम करते हैं। वो नीचे के लेवल पे बाय करते हैं, वो तब तक बाय करते हैं जब तक क्वार्टर रिजल्ट आ नहीं जाती, और क्वार्टर रिजल्ट के आने के बाद लोग एग्जिट करके निकल जाते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है। आप बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में देखते होंगे, जब कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट आ जाती है तो लोग वहाँ से बुलिश नहीं होते हैं, लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और आपको इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। कभी भी क्वार्टर रिजल्ट के आने के 1-2 दिन पहले तक आप बिल्कुल भी उस स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कोई भी स्टॉक को चेक कर लो, टाटा ले लो, बिरला ले लो, मारुति देख लो, एशियन पेंट देख लो, आप कोई भी स्टॉक देख लो, सब सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं जाता है। वो ऊपर जाता है लेकिन फिर नीचे आता है, और नीचे आने की वजह बहुत सारी हो जाती है। कभी क्वार्टर रिजल्ट आ जाती है, कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो उस स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वो नीचे के लेवल पे आती है। नीचे के लेवल पे आती है, फिर वो लोग वहाँ से बाय करते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं। तो इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ आते जाते रहती है स्टॉक। प्लीज़ इसे क्रैश मत समझिए। स्टॉक मार्केट क्रैश क्या होता है मैंने अपने चैनल पे आपको बताया है, आप जाके देख लो, मेरे वीडियो बनाई है। तो कुछ लोग जो मतलब क्या बोले चूतिया बनाते हैं ना वीडियो में, ये क्रैश हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्लीज़ इस पे। और बालकृष्ण के स्टॉक पे भी आपने देखा होगा, स्टॉक बहुत ही दिन से ऊपर की तरफ ही जा रही थी, और अब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो ये ऊपर और नीचे आना लगा रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया, अप डाउन लगी रहती है, हर स्टॉक में अप डाउन रहती है। एशियन पेंट में डाउन चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि एशियन पेंट अब ऊपर नहीं जाएगी। एशियन पेंट ऑफकोर्स 3000 के ऊपर जाएगी, आप लिख के ले लो। मारुति, रिलायंस, टाटा, ये सब के सब ऊपर जाएंगे, तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है इन स्टॉक से। कम चलिए मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, कंपनी की ब्रांड रिकॉग्निशन के बारे में बात करता हूँ। तो आपको पता है ये टायर्स बनाती है, ये सबको पता है। तो इसके टायर्स की डिमांड क्या है, मतलब किस लेवल की ये ब्रांड है, इस बात को समझने के लिए चलिए आपको मैं बताता हूँ।
आपको पता होगा मॉन्स्टर जैब ये एक इवेंट है, स्पोर्ट इवेंट है जो यूएस और कनाडा में होती रहती है। तो इस स्पोर्ट इवेंट पे अगर आपको मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में, आप गूगल कर लेना। जो मॉन्स्टर ट्रक होती है ना, मॉन्स्टर ट्रक जो आपने देखा होगा, जो जिसके टायर्स बहुत हेवी होते हैं, तो उस पे स्टंट होती है, रेसिंग होती है। तो ये मॉन्स्टर जैब जो इवेंट है ना, इसकी पूरी की पूरी टायर्स की ब्रांड इसके हाथ में है। तो वो पूरी इवेंट के अंदर जो भी मॉन्स्टर ट्रक यूज होती है, मतलब ये ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर है बालकृष्णा। और जो मॉन्स्टर जैब की जो इवेंट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे प्ले की जाती है। मतलब कोई छोटी मोटी इवेंट नहीं है कि आप अपने छोटे से जगह में कर दोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है। और दूसरे सबसे बड़ी ब्रांड की एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। आपने जेसीबी तो देखा होगा। जेसीबी खुद एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो जेसीबी के अंदर जो टायर्स यूज होती है ना, वो मैक्सिमम 80 to 90% बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की टायर यूज होती है। तो आप इसके ब्रांड के स्टैंडर्ड को समझो। जॉन डीरे एक ट्रैक्टर बनाती है। जॉन डीरे भी बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसके ट्रैक्टर्स भी बहुत जगह दिखोगे। इसके अंदर भी जो टायर्स यूज होती है वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के टायर यूज होती है। और आपके सामने मैंने ये कुछ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की क्लिप्स लगाई है। ये क्लिप्स इसके वेबसाइट से मैंने निकाला है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपनी जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और ओटीआर, इसका मतलब ऑफ द रोड सेक्शन में काम करती है। एग्रीकल्चर के अंदर आप ट्रैक्टर की जो टायर्स होती है वो बीकेटी की ही होती है। मैक्सिमम जगह आपको बीकेटी के टायर्स दिखेंगे या फिर एमआरएफ के टायर दिखेंगे। इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियल के अंदर जो हैवी लिफ्टिंग की जो व्हीकल्स होती है और जो अनलोडिंग अनलोडिंग की जो टायर्स होती है, वो आपको मैक्सिमम बीकेटी के दिखेंगे या फिर एमआरएफ के दिखेंगे। ऑफ द रोड जो है माइनिंग का काम होती है, जो कंस्ट्रक्शन की काम होती है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रफ यूज की जाती है टायर्स की, वहाँ पे आपको बीकेटी के टायर्स ही दिखेंगे। एमआरएफ के भी जल्दी नहीं दिखते वहाँ पे। और अगर मैं ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्शन की बात करूँ ना, तो इंडिया में तो कम है, लेकिन फॉरेन के कंट्री में सबसे ज़्यादा बीकेटी के टायर्स यूज होते हैं। बीकेटी के टायर्स का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी सेल्स पूरे ऑल सीजन बनी रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी सीजन में डाउन हो गया। लॉकडाउन में आपको इस पे डाउन दिखने को मिलेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन हो जाती है तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते। बट ऐसे ऑल द सीजन हमेशा सेल्स इसकी इंक्रीज होती है। और सबसे ज़्यादा ये जो इनकम करती है, अपने सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू बनाती है, ये एक्सपोर्ट से बनाती है। मतलब आप समझ लीजिए इंडिया में इसकी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं है जितनी कि फॉरेन में है। क्योंकि अगर आप इसका रिसर्च करोगे ना इसकी रिवेन्यू पे, तो आपको पता चलेगा अमेरिका, यूरोप और बाकी 130 प्लस कंट्रीज में इसकी सेल्स है। और अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में। कि आप अगर वहाँ के फार्म्स में देखोगे, वहाँ के फार्म में जो मशीन होती है, ट्रैक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के टायर को यूज किया जाता है। और अगर टायर्स की बात मैंने की ही है, तो इसका जो कॉम्पिटिटिव है सियाट, अपोलो टायर्स, एमआरएफ। तो सियाट और अपोलो टायर्स तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंडिया में। आपको मैक्सिमम सियाट और अपोलो टायर्स ही दिखेंगे इंडिया में। बीकेटी की टायर्स बहुत कम दिखेगी, क्योंकि इसकी जो ब्रांड है ना वो थोड़ी ऊपर लेवल की है। सियाट और अपोलो टायर्स रीजनेबल रेट पे आ जाते हैं, बट बीकेटी के टायर्स एक ब्रांड है। क्योंकि बाय सेल्स और बाय ब्रांड ये दोनों इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पहचान बना चुकी है। तो मतलब आप समझो ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए जो कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स है वहाँ पे नहीं यूज होती है, वहाँ पे एमआरएफ की ही यूज होती है। लेकिन जो हैवी इंडस्ट्री है वहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के टायर को ही प्रीफर किया जाता है। तो इस बात को बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा और बजट के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, तो डिमांड बढ़ेगी, मशीनों की डिमांड बढ़ेगी, तो टायर्स की भी डिमांड बढ़ेगी। चलिए मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेता हूँ, आपके सामने भी मैंने ये लगाई है। आप देखो यहाँ पे एमआरएफ की सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और दूसरे नंबर पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, तीसरे नंबर पे अपोलो टायर्स है, और चौथे नंबर पे सियाट है। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की है। चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वो 17.1% है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 1.23% की।
अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.16, मतलब समझ लीजिए डेप्ट फ्री कंपनी ही है। क्या डेप्ट है, मतलब 31,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के पास सिर्फ 800 करोड़ की डेप्ट है, कोई बड़ी बात डेप्ट नहीं है, छोटी मोटी ही डेप्ट है, प्लेज भी जीरो है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको डाउट करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मुंबई से निकली हुई ये 1950s की कंपनी आज पूरे 130 कंट्री में सेल्स कर रही है अपने टायर्स की। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप कुछ सोच समझ के ही उन यूट्यूबर्स को देखिएगा जो नेगेटिव बोल रहे हैं। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति, ब्रिटानिया, रिलायंस, ये सब अगर नीचे के लेवल पे आ जाते हैं ना, जब आरएसआई इनकी बिलो 50 हो जाती है, 40 बिलो 40 हो जाती है ना, तो ये इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं ना, लोग इसमें बाय करने लग जाते हैं। और आप देखो अभी इस लेवल के ऊपर ना बहुत अच्छी बाई हो रही है। और आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आप अभी बाय नहीं करोगे, आप वेट करोगे ये ऊपर जाएगी, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी स्टॉक है आपको नीचे के लेवल पे जल्दी आपको मिलेगी ही नहीं। तो मेरी सजेशन ये है कि आपको कुछ स्टॉक तो इसमें बिल्कुल ही बाय करके रख लेना चाहिए अभी के लिए। ज़्यादा क्वांटिटी में मत बाय करो, लेकिन कुछ स्टॉक आप बाय करके पोर्टफोलियो में इसको रखो, क्योंकि मुझे लगता है ये 1800 के ऊपर तो बिल्कुल भी जाएगी और बहुत जल्दी ही जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम को चेक करूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर, तो आप ये पिछले 1 मंथ की वॉल्यूम को मत देखो, क्योंकि पिछले 1 मंथ की वॉल्यूम जो थी वो वॉल्यूम आई थी, उसके बाद बहुत हैवी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। तो पिछले मंथ की जो वॉल्यूम है ये मत देखो, आप पिछले वीक की वॉल्यूम देखो, कल की वॉल्यूम देखो। तो अभी देखो वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। ये एक इशारा है कि लोग यहाँ पे हैवी अमाउंट में बाय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी पूछोगे, आपके अंदर से भी यही जवाब आएगा कि आपको इसको बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ही ऐसी है। आप इसके क्वार्टर रिजल्ट्स को देखोगे ना, ये हमेशा प्रॉफिट पोस्ट करती है। अभी लास्ट टाइम भी 45% की प्रॉफिट पोस्ट की थी। तो बताओ इतने हैवी प्रॉफिट्स कौन पोस्ट करता है यार, हर कंपनी के बस की बात नहीं है। और बहुत लोग ब्रोकर्स के टारगेट्स को देखकर बाय करते हैं। तो मैं आपको वो ब्रोकर्स के टारगेट भी बता दे रहा हूँ। शेर खान की तरफ से जो टारगेट्स आई है वो 1800 की आई है। अगर ICICI डायरेक्ट की बात करें तो इनका टारगेट है 2100 रुपये का, 2100 रुपीज़। तो जो इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स के टारगेट्स पे चलते हैं उनके लिए भी पॉजिटिव ही न्यूज़ है। और अगर मैं बोलूँ तो मैंने तो 1800 रुपये के टारगेट बताई है। किसी भी तरह से एनी हाउ 1800 रुपीज़ की टारगेट जाएगी ही जाएगी। कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें अगर, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कम्युनिटी सेंटिमेंट के अंदर भी 100% बाई की बात बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी जो आम पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी यही लगता है कि अभी बाय करके चलना चाहिए, मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये सब कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर की। और किसी भी पेड और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी आपको बुलाता है तो आप प्लीज़ वहाँ पे पे मत करो। कोई आपको बोलता है कि वो आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा देगा, फिर आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। कोई टेक्निकल एनालिसिस कोई नहीं सिखाता। और शेयर मार्केट में कोई भी रेगुलर प्रॉफिट नहीं करता, लॉस होता है। तो ऐसे चक्करों में मत फंसना। तो अगर आपके पास बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के शेयर्स रखे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी मत बेचना। आप 1800 के टारगेट के लिए वेट करो। और अगर 1800 के लेवल पे आपने बाई किया है तो 2000 के लेवल तक वेट करो। बट लॉस में बिल्कुल मत बेचना, ये ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको लॉस देगी। और अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो वो अभी बना सकता है, अच्छे लेवल पे है, आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको एंट्री या एग्जिट लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से भी लिंक मिल जाएगा आपको। और ये जो चैनल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये चैनल बिल्कुल पब्लिक के लिए बनाई गई है, आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन करें और इन्जॉय करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अलर्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो बिल्कुल भी मत जुड़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है।
मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ। अगर यूट्यूब पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए। यूट्यूब के वीडियो आते रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।